गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सूरज सर आपका बायो दर्पण यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज जनन इकाई को कंटिन्यू करते हुए उसके पहले चैप्टर जीवों में जनन के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसकी पहली हेडिंग क्या है? जीवन काल यानी लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन यानी हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, जीवन काल यानी जीव का कोई जीव कितने दिन जीता है, इसी को क्या कहते हैं? जीवन काल। यह जीवन काल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर जीव जन्म ले रहा है और अपने आप बुढ़ा होकर मर रहा है तो इसे ही इसके बीच का जो समय है, इसके बीच का जो टाइम है, टी है, उसी को जीवन काल माना जाएगा। यदि यह जीव जन्म से लेकर कुछ 10 दिन बाद या 1 साल बाद स्टूडेंट से मर गए तो उसके बीच के समय को जीवन काल नहीं कहेंगे बल्कि उसे क्या कहेंगे? दुर्घटना कहेंगे। कंप्लीट। तो देखिए जीवन काल की परिभाषा क्या बनती है? जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक यानी जब वो बुढ़ा होकर मरे उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल कहते हैं। कंप्लीट। नोट में देखिए क्या लिखा गया है, यह बताए गए हैं। जीवन काल किसी जीव के रंग रूप रचना तथा आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये समझने वाली चीज़ है। यानी अगर कोई जीव का रंग काला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोरे से कम दिन जिएगा, अथवा कोई व्यक्ति गोरा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह काले लोगों से कम दिन जिएगा। यदि कोई जीव बड़ा है या कोई जीव छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा जीव कम दिन जिएगा और बड़ा जीव अधिक दिन जिएगा। इससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। इसी के आधार पर ये बताया गया है कि अलग अलग जीवों का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है, जिसके उदाहरण कुछ ये दिए गए हैं। जैसे जो चूहा है उसका जीवन काल क्या होता है? ये जीवन अवधि यानी जीवन का जो समय है, जीवन की जो अवधि है लगभग 3 वर्ष। ये सभी लगभग में है। मेढक का 9 वर्ष, बंदर का लगभग 26 वर्ष, हमिंग बर्ड जो सबसे छोटी पक्षी है लगभग 12 वर्ष, घरेलू मक्खी लगभग 1 से 4 माह, तोता लगभग 150 वर्ष। देखिए अब इसी में समझ लीजिए कि जो तोता है कि मनुष्य से कितना छोटा होता है, लेकिन उसका जीवन काल लगभग 150 वर्ष है, जबकि मनुष्य का 60-70 वर्ष ही होता है। तितली का 1 से 2 सप्ताह। नेक्स्ट हेडिंग जनन यानी जनन की परिभाषा क्या होती है? देखिए पहले इसे ऐसे समझिए, ये आपके मम्मी पापा हैं, मान लीजिए, ऐसा नहीं, ये आपके मम्मी पापा हैं, तो क्या होगा कि इनका कोई संतान उत्पन्न होगा। कुछ समय पश्चात जब इसकी एज हो जाएगी तो क्या करेगा? इस संतान में भी जन्म की क्षमता आ जाएगी और यह भी अपना संतान उत्पन्न करेगा। और कुछ समय पश्चात इसके संतान में भी जन्म की क्षमता आ जाएगी और वह भी अपना संतान उत्पन्न करेगा। यानी ये जो मम्मी पापा थे यह कौन से संतान उत्पन्न की? जिसमें जनन की क्षमता थी। तो इसी को आधार बनाकर क्या परिभाषा दी गई है? जीवों द्वारा अपने ही जैसे जनन क्षम संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है, अथवा क्रिया जनन कहलाती है। कंप्लीट। ये कोई जीव है, ये अपने ही जैसे जनन की क्षमता वाला संतान उत्पन्न किए, तभी तो ये ऐसे जीव को जन्म दे पाया। तो वही कहा गया कि है जीवों द्वारा अपने ही जैसे जनन क्षम संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। अब देखिए जनन के कौन कौन से लक्षण होते हैं जब जनन हो सकता है। जनन के निम्नलिखित लक्षण हैं। पहला, कोशिका वृद्धि तथा विभाजन। अब ये कोशिका वृद्धि तथा विभाजन क्या है, इसे लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हो बड़े डिटेल में, आप वहाँ जाकर पीछे पढ़ सकते हो। दूसरा, डीएनए का द्विगुणन, यानी डीएनए अगर कोशिका में इतनी मात्रा में है तो जाके अगली कोशिकाओं में या जन्म के कंडीशन में दुगना हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, ये भी कोशिका विभाजन वाले पिछले टॉपिक में या पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या होता है, आरएनए तथा प्रोटीन व अन्य जैव रासायनिक पदार्थों का निर्माण भी होता है जनन के कंडीशन में। नेक्स्ट क्या है, जनन इकाइयों का निर्माण तथा संयुग्मन होता है। अब इसे आप बताइए, जनन इकाइयाँ क्या होती हैं? जनन इकाइयाँ युग्मक होती हैं और इसका संयुग्मन भी होता है। संयुग्मन मतलब 2 युग्मक आपस में
जुड़ते हैं और ये युग्मक क्या कहलाते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, और ये संयुग्मन यानी जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हों। नेक्स्ट क्या है अगली हेडिंग, जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के निम्नो दो प्रकार होते हैं, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन थोड़ा अक्षर गलत हुए, आप इसे बना लीजिएगा। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आप इन दोनों की परिभाषा देखने से पहले इसे चित्र के रूप में समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, अलैंगिक जनन का चित्र है, ये क्या है, लैंगिक जनन का चित्र। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको दिख रहा होगा कि जो ये लगभग एक मान लीजिए क्या है, प्रोटोजोआ है, जो सबसे निम्न कोटि का जीव होता है। और ये क्या है, जिसमें केवल जनन का मतलब क्या है कि अपने ही जैसे कोई अन्य जीव को बना देना ही जनन कहलाता है, कंप्लीट। तो देखिए ये कोई अकेला जीव है और इसमें विभाजन द्वारा दो नए जीव बन गए, जबकि इसमें देखिए ये कोई दो जीव हैं जिनसे एक जीव का निर्माण हो रहा है। तो इसमें अंतर दिख रहा है कि ये एक जीव था जिनसे इन दो जो जीवों का निर्माण हुआ, जबकि इसमें दो जीव थे और इनमें इनसे एक जीव का निर्माण हुआ। तो इनसे डिफरेंस ये पता लगता है कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, जबकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें दो जीव भाग लेते हैं। और जिस जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और ऐसा जीव कौन सा जीव कहलाता है, द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव। जबकि ऐसा जनन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं और एक संतान का निर्माण करते हैं, कौन सा जनन कहलाता है, लैंगिक जनन। और ऐसे जीव कौन से जीव कहलाते हैं, एक लिंगी जीव। तो आई होप आप चित्र से समझ गए होंगे। अब आप देखते हैं परिभाषा से कैसे होता है। अलैंगिक जनन को पहले पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन द्विलिंगी जीवों में होने वाले जनन को, द्विलिंगी जीवों में होने वाले जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अलैंगिक बना लीजिएगा, अक्षर गलत हो गए हैं। द्विलिंगी जीवों में होने वाले जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेते हैं, क्योंकि जो अलैंगिक जनन जिन जीवों में होता है वे कौन से जीव होते हैं, द्विलिंगी जीव, यानी उसमें दोनों लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। इसीलिए अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। देखते हैं नई लाइन से क्या लिखे गए हैं। अलैंगिक जनन में प्रायः एक ही जीव भाग लेता है, अतः इसे एक लिंगी जीव जनन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अतः इसे एक लिंगी जीव जनन भी कहते हैं। तथा इस विधि से में उत्पन्न होने वाला संतान रंग, रूप, रचना, आकार तथा अन्य लक्षणों में अपने पूर्वज यानी जिनसे जन्म लिया है अथवा जनक के समान होता है, जिसे पूर्वजक अथवा क्लोन संतान कहते हैं। यानी इसमें यह कहा गया है कि अलैंगिक जनन में प्रायः एक जीव भाग लेते हैं, अतः इसे कौन सा जनन कहा जाता है, एकल जीव जनन कहा जाता है। और इस विधि से जो संतान उत्पन्न होता है उसके रंग, रूप, रचना, आकार तथा अन्य लक्षण में वह अपने पूर्वज अथवा माता पिता से पूरी तरह समान होता है। और ऐसे संतान को क्या कहते हैं, हिंदी में पूर्वजक, जबकि इंग्लिश में क्लोन कहते हैं। ये शब्द क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है परिभाषा, पूर्वजक अथवा क्लोन की परिभाषा बताइए। तो आप क्या बताओगे कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान क्लोन कहलाते हैं, क्योंकि ये रंग, रूप, रचना, आकार तथा अन्य लक्षणों में अपने जनक के
समान होते हैं, अतः इन्हें ही क्या कहा जाता है, पूर्वजक अथवा क्लोन। आप इस चित्र को समझ चुके हो। अब आ जाते हैं अलैंगिक जनन के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला, कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहला लक्षण क्या है, यह जनन की प्रारंभिक तथा सरलतम विधि है जो एक ही जनक द्वारा संपन्न किया जाता है। इसे आप जान चुके हो। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो संयुग्मन की प्रक्रिया नहीं होगी। जब संयुग्मन की प्रक्रिया नहीं होगी तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो यही लिखा गया है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, अतः निषेचन की क्रिया भी नहीं होती। निषेचन के विषय में आप पिछले लेक्चर में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, इनमें संतानों की उत्पत्ति जनक कोशिका के समसूत्री विभाजन द्वारा होता है जो उनके क्लोन होते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो इनमें संतान उत्पन्न होते हैं ये समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं। और जो समसूत्री विभाजन द्वारा जो संतान अथवा जो कोशिका उत्पन्न होती है वह पूरी तरह से अपने जनक के समान होती है। और ऐसे संतान को अथवा ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। फिर से वही वर्ड आ गए। नेक्स्ट क्या है, इनमें द्विगुणित तथा अगुणित पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। अब ये पीढ़ी एकांतरण क्या होता है हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, एक अलग से वीडियो बनाकर। नेक्स्ट, यह जनन प्रायः निम्न कोटि के जीव जैसे जीवाणु, विषाणु तथा प्रोटोजोआ में होता है जिनमें कोई विशिष्ट संरचना नहीं पाई जाती। ये कहा गया है कि जो अलैंगिक जनन होता है यह प्रायः निम्न कोटि के जीवों में होता है। और ऐसे जीवों में होने का मतलब ये है कि इनमें जो जनन के लिए विशेष संरचना यानी जो जननांग पाए जाते हैं, इन निम्न कोटि के जीवों में वो जननांग नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यह जनन प्रायः ताप तथा भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी यह जनन तभी होगा जब अच्छा ताप रहेगा, अच्छा भोजन मिलेगा जीव को, तभी उनमें अलैंगिक जनन होगा, अन्यथा यह जनन की विधि रुकी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, अलैंगिक जनन की विधियाँ। यानी अलैंगिक जनन कितने विधि से होता है। अलैंगिक जनन की निम्नोक्त विधियाँ हैं। सबसे पहला क्या है, विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, बीजाणु लिख दिया गया है, उससे आप बीजाणु बनाइएगा। बीजाणु द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, पुनरुद्भवन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। अब यहीं पर आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। अब लेक्चर नंबर 3 में इन सब द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है इनके विषय में डिटेल से पढ़ोगे। लेकिन आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन। अब इसका पीडीएफ और लेक्चर नंबर 3 का पीडीएफ आपका एक साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसके लिए इंतज़ार कीजिए। हैव यू ए नाइस डे।